नमस्कार। राधे राधे सभी को। आज जो हम हैं अभी फरवरी में स्टार्ट कर रहे हैं, जो आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहली तारीख है फरवरी की। जिसने जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी तो अभी उसके पास मौका है, एक ही महीना निकला है। भैया ये साउंड बंद कर देना। तो अभी एक ही महीना निकला है 2024 का जो है, अभी जनवरी ही निकला है। वो बोलते हैं ना कि बेटी अभी बाप के घर है, तो वही चीज है। तो फरवरी है, अभी स्टार्ट कर दो। अभी सिर्फ एक साल में मतलब 365 दिन में जो है, अभी सिर्फ और सिर्फ 30 या 31 दिन ही गए हैं। तो अभी भी मौका है, आप पढ़ लीजिए, इस साल पढ़ लीजिए, फिर भले मत पढ़िए। एक साल अपने आप को दे दीजिए, झोंक दीजिए, जो भी हो जैसा भी हो फिर वो आगे देखेंगे, ठीक है। पर ऐसा बाद में कहने के लिए ये ना हो कि भाई हमने तो मतलब अंदर से ये ग्लानि ना हो कि हमने मेहनत ही नहीं करी, मिलेगा कहाँ से, ठीक है। तो बस इसीलिए मेहनत करते रहिए। चलिए, क्या है आज का मोटिवेशन। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। आप सही हो तो आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने आप वक्त बता देता है कि आपने किया क्या है। वो बोलते हैं ना कि वर्तमान आपका भविष्य होता है। आपने हमने कल ही ये मोटिवेशन पढ़ा था। अगर आप अच्छा सही कर रहे हो तो आपको मेहनत अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यार नहीं अब मैंने ये किया है तो इसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। वो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है, आज मैंने दिन भर में 10 क्वेश्चन पढ़ लिए या 10 किताबें पढ़ ली, वो आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर ज्ञान अर्जित हुआ है तो आपको फायदा होगा, और वक्त बता देगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन नहीं, आपसे जो हमारी सीरीज चल रही थी, ठीक है, आपसे मैंने बोला था कि आईएमएफ के बारे में आपको पढ़ना है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन का एक अलग से संगठन है। देख लीजिए, अगर कोई पढ़ नहीं रहा है पहले से, अगर वो आज ही आया है, तो हम क्या सीरीज चला रहे हैं, हमारे यूनाइटेड नेशन की सीरीज चल रही है, ठीक है। उसके अंतर्गत जितने भी संगठन है हम उनको कंप्लीट करेंगे। यूनाइटेड नेशन हमने पढ़ लिया है, सभी को पता है 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके हमने 6 अंग देख लिए थे, ठीक है। महासभा देख ली थी, सुरक्षा परिषद देख ली थी, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद देख लिया था, न्यास देख लिया था, ठीक है, न्यायालय देख लिया था, और सचिवालय देख लिया था। सचिवालय में कुछ था नहीं तो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, आपको पता है, मैंने बता दिया था। और न्यास जो निरस्त हो चुका है, और सबके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो स्थान रखते हैं वो दो, महासभा और सुरक्षा परिषद, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या होता है, ये तो अंग थे। अब यूनाइटेड नेशन का जो है उसके अंतर्गत चलने वाले संगठन, ठीक है, अब संगठन की बात चल रही है, ठीक है। तो चलिए, तो जो पहला संगठन संगठन जो है, मैंने आपको क्या बोला था कि आईएमएफ पढ़ के आना है। जिनको नहीं पता है वो देख लें, और जिनको पता है वो रिवाइज कर लें। चलिए, क्या है भाई, देखिए क्या पढ़ना है हमको। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यूनाइटेड नेशन के तहत चलने वाला एक संगठन है, उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ, ठीक है। इंटरनेशनल मॉडरेशन फंड, ठीक है। चलिए, अगला क्या है, अब देखिए पढ़ते हैं कि 44 देशों का सम्मेलन शुरू हुआ 1944 अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में। देखिए क्या पूछा गया कि क्या है भाई, ये जो अंतरराष्ट्रीय जो इस लेवल पे जो काम करने वाली संस्था है, इसका नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका एक जब गठन नहीं हुआ था उससे पहले एक सम्मेलन किया गया था, ठीक है। एक सम्मेलन हुआ था, उसमें कितने देश थे, 44 देश थे, ठीक है, 44 देश थे। और कहाँ पर, ब्रिटेन वुड्स में जो है ये सम्मेलन हुआ था, और वो भी कब हुआ था, 1944 में। ब्रिटेन वुड्स कहाँ है, अमेरिका में, ठीक है, ये सम्मेलन हुआ था। फिर औपचारिक रूप से इसका गठन कब हुआ भाई, औपचारिक रूप से इसका गठन जो हुआ 27 दिसंबर 1945, ठीक है। 1945 में ही इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। कब भाई, इसकी डेट कब है, 27 दिसंबर, ठीक है। चलिए, आईएमएफ और आईबीआरडी, ये जो है हम इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक। क्या होता है, जो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जिसके नाम की एक संगठन है, जो भी यूनाइटेड नेशन के तहत चलता है, क्या बोलेंगे हम इसको, आईबीआरडी। और क्या, आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों जो है, आगे पढ़ते हैं, वर्तमान में विश्व बैंक, हम इसको क्या बोलते हैं वर्तमान में, आईबीआरडी को हम क्या बोलेंगे, विश्व बैंक, ठीक है। को ब्रिटेन वुड्स में ट्विंस, ट्विंस यानी जुड़वा, मतलब कहने का मतलब ये दोनों की जो स्थापना है वो एक साथ हुई थी, इसलिए इनको ब्रिटेन वुड्स में ट्विंस बोलते हैं, यानी जुड़वा। किस किस को, आईएमएफ को, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को, और आईबीआरडी यानी विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक को हम जुड़वा बोलते हैं, ब्रिटेन वुड्स का। चलिए, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय हम किसका पढ़ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भाई कहाँ है,
वाशिंगटन डीसी अमेरिका। कहाँ पर है भाई? अमेरिका में वाशिंगटन डीसी। देखिए अधिकतर आप देखेंगे कि जितने भी मुख्यालय हैं, अधिकतर अमेरिका में ही क्यों होते हैं? अमेरिका में इसलिए क्योंकि ये पहले से उन्नत देश है, ठीक है। तो अधिकतर अंशदान भी जितना भी पैसे की जो हेल्प की थी इस संघ में, वो अमेरिका ने ही की थी, इसलिए अधिकतर मुख्यालय वहीं पर है। ये पहले से ही बहुत विकसित देश है। चलिए इसका मुख्यालय क्या हमने पढ़ लिया? वाशिंगटन डीसी अमेरिका। चलिए इसके सदस्य जो हैं तत्काल में 190, इसके सदस्य क्या है? 190 इसमें सदस्य हैं। नवीनतम सदस्य जो जुड़ा है एंडोरा, नवीनतम सदस्य जो जुड़ा है वो एंडोरा इससे जुड़ा है। 190 इसमें सदस्य हैं। चलिए भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य है। देखिए जब ये इसका जो सम्मेलन हुआ था जो 44 देश थे उसमें से एक भारत प्रमुख भूमिका में थे, इसलिए इसको बोला जाता है, ठीक है, नॉर्मल बोलने के तौर पर है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य है, ठीक है। सदस्य की बात चल रही है, किसकी? आईएमएफ के सदस्य की बात चल रही है। भारत आईएमएफ का संस्थापक सदस्य बोला जाता है ऐसा, ठीक है। चलिए कार्यकारी निर्देशिका जो है वो इसमें एक क्या होता है? देखिए मैं आपको पहले इधर से समझा रही हूँ, इससे समझिए, आप इससे नहीं समझ पाएंगे। क्या है भाई कार्यकारी निर्देशिका? देखिए सबसे पहले हमने क्या 190 सदस्य हैं, ये संगठन मान लीजिए, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये संगठन है, उसमें टोटल मिलाकर 190 सदस्य हैं, ठीक है। 190 सदस्यों में कौन कौन आता है भाई? या तो हमारा जो राष्ट्रीय बैंक है, ठीक है, उसमें क्या गवर्नर्स होते हैं, या तो राष्ट्रीय बैंक के गवर्नर्स या वित्त मंत्री, ठीक है, ये उनके सदस्य होते हैं। किसी भी देश यानी मतलब 190 देश हैं उसमें या तो अपने राष्ट्रीय बैंक का गवर्नर उसका सदस्य होगा, या फिर उस देश का केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री उसका सदस्य होगा। तो मतलब 190 ये सदस्य हो गए। फिर उन्हीं में से निर्वाचित किए जाते हैं, उनमें से चुने जाते हैं 24 कार्यकारी निर्देशक। कौन चुने जाते हैं? 190 में से चुने जाते हैं 24 कार्यकारी निर्देशक। फिर उनमें से एक महानिर्देशक चुना जाता है, एक महानिर्देशक चुना जाता है, इसको प्रबंध निर्देशक भी कहा जाता है और महानिर्देशक भी चुना जाता है। ये कौन चुनता है? ये 24 कार्यकारी निर्देशक इस महानिर्देशक को चुनते हैं। तो वही बात है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कार्यकारी निर्देशिका 24, ठीक है। और करेंसी देखिए भाई, इसकी अलग से करेंसी है, आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है भाई, ये तो इसकी एक अलग से करेंसी है। ये करेंसी नहीं है, ये एक स्कीम है, मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। इसकी करेंसी हम कैसे याद रखेंगे? SDR, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या है भाई? स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है इसकी करेंसी है, किसकी? IMF की, ठीक है। चलिए ऋण दिया, ऋण, हाँ ऋण दिया, देखो ऋण दिया, किस किस को ऋण दे दिया है, मतलब इसकी जो उद्देश्य क्या है पहले एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आपको उद्देश्य इसका आगे से बताऊंगी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या होता है? जब एक देश को दूसरे देश से व्यापार करना होता है, जब उसके पास पैसा खत्म हो जाता है, विदेशी मुद्रा खत्म हो जाती है, उसके पास विदेशी मुद्रा नहीं बचती, तो जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF जो है वो उस देश को ऋण प्रदान करता है, ठीक है, ऋण प्रदान करता है। इसका ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और ऋण प्रदान करता है तो बहुत सारी शर्तें लगाता है कि आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा। चलिए तो ऋण किस किस को दिया है इस संस्था ने? अभी तक अर्जेंटीना को, मिस्र को दे दिया है, यूक्रेन को दे दिया और पाकिस्तान को दे दिया है। ये पाकिस्तान तो हमने भी पढ़ लिया है, अभी हम पढ़ के ही आए हैं, 2 बार क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है कि पाकिस्तान की स्थिति सही नहीं है, इसलिए इसको ऋण प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के द्वारा। ये यूनाइटेड नेशन के तहत चलने वाली एक संगठन का नाम है। चलिए आगे क्या है, अब इसका उद्देश्य पढ़ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है उसका उद्देश्य पढ़ लेते हैं। क्या है? एक दूसरे देशों के व्यापार के लेन देन में सहायता करता है। मैंने आपको बताया था कि एक दूसरे जो व्यापार का जो लेन देन होता है, भुगतान संबंधी जो क्षेत्र होता है, उसमें ये देशों की सहायता करता है। चलिए अगला उद्देश्य पढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संतुलित करना और विकास करना। अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है उसको संतुलित करना है और उसका विकास करना है। मुद्रा देके या ऋण देकर किसी को संपन्न करके वो अपने जो देश का है विकास कर सकता है, उसमें IMF जो है उसकी हेल्प करता है। चलिए वैश्विक मुद्राओं का परिवहन करना, वैश्विक जो मुद्राएं हैं उसका परिवहन करना, वैश्विक यानी ग्लोबल, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो मुद्राएं चलती हैं उनका आदान प्रदान करना। चलिए गरीबी कम करने के लिए कदम उठाना, गरीबी कम करने के लिए कदम उठाना, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं है। आप देखिए कहीं ना कहीं ये अंतरराष्ट्रीय एक संगठन है और ये इतना भेदभाव होता है इस संगठन में, मतलब यूनाइटेड नेशन में भी कहीं ना कहीं भेदभाव भी आपने देखा होगा। सुरक्षा परिषद यानी सब कुछ है ना, उसके आगे कोई नहीं सुनता। स्थायी जो 5 सदस्य हैं उनका ही बोलबाला है, किसी का कुछ नहीं। अब इस संगठन में भी आप आगे देखेंगे जिसने जितना ज्यादा कर किसी देश ने इनको प्रदान
किया है या ज्यादा आर्थिक रूप से इसको संपन्न किया है, कर देता है, या मतलब जो ज्यादा पहले से जुड़ा हुआ है उनको ही उतने परसेंट का कोटा दिया जाता है। इसमें कोटा सिस्टम चलता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, अभी ये ध्यान मत दीजिए। पर इसका क्या उद्देश्य है? गरीबी कम करने के लिए कदम उठाना। चलिए अभी इसको स्पेशल अलग से याद रखेंगे। कोई देश चाहे वह यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूएन, यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हो या ना हो, वह भी इसका सदस्य हो सकता है। देखिए आईएमएफ का सदस्य बनने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हो, ठीक है, ये कोई आवश्यक नहीं है, आप अलग से ही आईएमएफ के सदस्य बन सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला उद्देश्य आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करना। आर्थिक जो स्थिरता है उसको सुरक्षित करने का काम भी करता है, क्योंकि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। विश्व मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, सही है, विश्व में जो जितनी भी मुद्राएं चलती हैं, करेंसी चलती हैं, उनका संरक्षण और उनको एक दूसरे को भुगतान संबंधी उसको प्रदान करना हर देश को, ये इसका काम है। विश्व में गरीबी कम करना, ये फिर आ गया है। रोजगार को बढ़ावा देना, रोजगार को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। चलिए अंतरराष्ट्रीय क्या है? व्यापार को सुविधाजनक बनाना है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बना। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप इस सिस्टम को समझते हैं, संगठन को आप समझ पा रहे हैं, तो आपको ये उद्देश्य मतलब याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, सिर्फ समझने वाली बात है। कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इसका मेन उद्देश्य ये है कि व्यापारिक जो एक दूसरे से जो देश व्यापार से जुड़ते हैं, लेन देन करते हैं, यानी भुगतान संबंधी जो काम करते हैं एक दूसरे की करेंसी में, तो जिसके पास अगर व्यवस्था नहीं है उस व्यापार के लिए, तो ये ऋण उपलब्ध कराता है और कुछ रखता है, इसका मेन उद्देश्य है। और इसका ऐसा कहना भी है गरीबी कम करना, ये कम करना, रोजगार देना, ऐसा फलाना ढिमका ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप मतलब ये सिस्टम मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, पर इसका काम है भाई, तो पढ़ना तो अपन को पड़ेगा ही। और अभी हम करंट अफेयर में भी कितने क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा से संबंधित, तो आपको याद होना चाहिए और समझ आधारित बहुत जरूरी है कि ये सिस्टम है क्या। पढ़ तो लेते हैं पर ये क्या है, यूनाइटेड नेशन क्या है, किससे संबंधित है, तो इससे आपको समझ बनेगी। चलिए नोट क्या है भाई, IMF ने कोटा व्यवस्था द्वारा मत एवं ऋण की व्यवस्था की जाती है। देखिए अब क्या पढ़ लिया हमने, कोटा व्यवस्था, ठीक है, कोटा व्यवस्था द्वारा मत एवं ऋण की व्यवस्था की जाती है। कोटा दिए गए हैं, हर देश का एक कोटा है। जैसे अमेरिका का 17% कोटा है, ठीक है, 70% जो है अगर कोई नीति निकली या कुछ ऐसी बात चली, तो 17% जो है अगर अमेरिका ने हाँ कर दिया, तो मान लीजिए कि 17% लोगों ने उसमें हाँ कर दिया। बहुत ज्यादा कोटा है अमेरिका का, मतलब अगर किसी को ऋण दिया जाएगा, अगर अमेरिका ने ऋण मांगा तो इसको ज्यादा ऋण मिलेगा, 17% इसका कोटा है तो इसको ज्यादा ऋण मिलेगा। मतलब कहने का मतलब जो ज्यादा गरीब देश हैं, मतलब विकसित नहीं है, अभी विकासशील देशों में ही चल रहे हैं, उनके पास ज्यादा देने के लिए कुछ है नहीं, या फिर उनकी स्थिति सही नहीं है, तो उनको ऋण बहुत कम दिया जाएगा। बल्कि होना तो यही चाहिए, आप किसके लिए कर रहे हो, ये संगठन आपने इसलिए बनाया है कि हर देश को आप ऊंचा बढ़ा सकें, उसके लिए तो बनाया ही है। कहीं ना कहीं मतलब जो बड़े बड़े देश है बस उनकी ही चल रही है। आप देख रहे होंगे, आप कोटा सिस्टम यानी ये मत उसका सर्वमान होगा, मतलब जिसका कोटा ज्यादा होगा, ठीक है, इसमें ये सिस्टम चलता है, उसका ही मत मान होगा, उसी को ऋण ज्यादा दिया जाएगा। इसलिए ये सिस्टम बिल्कुल मुझे पर्सनली खराब लगा, और होना भी चाहिए, खराब तो है ही, ठीक है। चलिए अब अमेरिका वाले बोलेंगे तो वो तो सही है उनके लिए, तो पर अपने लिए वैसे देखा जाए, अच्छी अपनी व्यवहारिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, अपने विचार से सोचा जाए, कि सबको सामान्य करने वाली स्थिति इसमें नहीं दिख रही है, अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। चलिए देखिए वर्तमान में कोटा का निर्धारण, देखिए वर्तमान में जो कोटा दिया गया है हर देश को, हम वो देखते हैं, ठीक है, कोटा को देखते हैं, तो किस हिसाब से कोटा दिया जाता है, ये क्या है भाई, किस हिसाब से किसको कोटा मिलेगा, किस देश में कैसा कैसा क्या होना चाहिए, तब उसको कोटा ज्यादा मिलेगा। देखिए जीडीपी के औसत भारण मतलब 50%, मतलब उस देश की जीडीपी कैसी है, उस देश की जीडीपी कैसी है, मतलब अगर ज्यादा जीडीपी होगी तो इसका मतलब उसको ज्यादा ऋण और मत की सुविधा दी जाएगी, एक उसका ये पॉइंट है। खुलापन, खुलापन कितना होना चाहिए भाई, खुलापन कितना है, मतलब कोई दूसरा देश जाके दूसरे देश में व्यापार कर सकता है, उसकी कितनी सुविधा दी जाती है, उसमें क्या क्या शर्तें हैं, तो मतलब उसमें कितना खुलापन है, उसके अनुसार भी IMF
जो है उसको ऋण या मत प्रदान करता है। और किसी देश में आर्थिक और विविधता, आर्थिक विविधता कितनी है, अलग अलग प्रकार का विदेशी मुद्रा कितना है, स्थानीय मुद्रा कितनी है, तो इस प्रकार की जो मुद्राएं विभिन्नताएं हैं उसको अलग से कोटा मिलेगा, मतलब उसको इतने % कोटा मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय रिजर्व, अंतरराष्ट्रीय जो रिजर्व है मतलब जो पैसा है वो कितना रिजर्व करके रखा, संरक्षित करके रखा हुआ है एक उससे, ठीक है। तो इन कंडीशनों को देखते हुए उसको कोटा दिया जाता है किसी देश को। कहीं ना कहीं जो निचले देश हैं बेचारे, उनका विकास नहीं हुआ है, वो अभी अभी मांग रहे हैं कि भाई हमें तो पैसे की आवश्यकता है, हमको अभी विकसित ही नहीं हुए हैं, ठीक है। विकसित तो बहुत दूर की बात है, हम विकासशील ही अभी ढंग से नहीं हो पाए हैं। तो कहने का मतलब इन कंडीशनों को देख के वो कोटा प्रदान करता है। चलिए नोट पढ़ते हैं। प्रबंध निर्देशक तथा निर्देशक मंडल पर बड़े देशों का नियंत्रण है। देख लिए, हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ रहे हैं कि भाई प्रबंध निर्देशक, प्रबंध निर्देशक मैंने आपको पढ़ाया था, बताया था कि जो है सबसे ऊपर जो एक हेड होता है, ये देखो पढ़ा था महानिर्देशक या प्रबंध निर्देशक, ठीक है। ये जो पढ़ा था हमने, तो ये कार्यकारी निर्देशक द्वारा चुनाव करके ये दिया जाता है, ठीक है। तो वही लोग, अच्छे बड़े बड़े देशों के लोग ही कार्यकारी निर्देशक बन जाते हैं और उन्हीं के बीच में से कोई अच्छा सा निकाल के वो रख देते हैं, मतलब छोटे देशों का कोई कॉलम नहीं है। चलिए, जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है उसी के लिए काम कर रहे हैं और उन्हीं को कोई मतलब ही नहीं रख रहे हैं उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईएमएफ में भारित मत का सिद्धांत है। आईएमएफ जो है उसमें भारी मत का सिद्धांत है, यानी मतलब जिसने जितना ज्यादा अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी, सब चीज अच्छी है, जिसने कर बहुत इसकी हेल्प ज्यादा करता है, कोई कर प्रदान करता है उसको, यानी सुविधा देता है, तो उसके लिए मत की सुविधा अच्छे से दी गई है, यानी ऋण की सुविधा अच्छे से दी जाती है इस संस्था के द्वारा। इसलिए विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को लगता है कि आईएमएफ विकसित देशों के हितों को प्राप्त करने के लिए मान्य है। देखो सिंपल सी बात है, ये कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा संस्था है कि जिसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, उन्नत देश है, उसी के लिए ऋण अच्छे दिया जाता है, उसी के लिए कोटा ज्यादा है, मत भी उसी के लिए कोटा उसके लिए ज्यादा दिया जाता है। तो कहने का मतलब जो विकसित देश है सिर्फ उनकी ही चल रही है, ठीक है। अल्प विकसित जो है, ठीक है, और जो विकासशील देश है उनका तो कुछ है ही नहीं कॉलम, ठीक है। विकसित जो हो चुके हैं पूर्णतः बस उनका ही बोलबाला है, बाकी अल्प विकसित का और विकासशील देशों का कोई अहमियत ज्यादा है नहीं, और उन्हीं के लिए संस्था चलाई जा रही, उन्हीं को सम्मान करने के लिए ये संगठन चलाए जा रहे हैं और उन्हीं का काम ढंग से हो नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो है हमको याद ऐसे नहीं करना है, सिर्फ नॉलेज के लिए मैंने आपको एक बार बता दिया है, ठीक है। देखिए किस देश को कितना कोटा दिया गया है, किस देश को कितना कोटा दिया गया है कि इतने इतने % इनको कोटा दिया जाएगा, उसी के अनुसार उनका मत मान होगा, उसी के अनुसार उनका ऋण दिया जाएगा उनको। देखिए अमेरिका को सबसे ज्यादा, देखिए 17.398 इतना याद रख लीजिए, 17 समथिंग, ठीक है। अमेरिका को याद रख लीजिए। और देखो फिर चाइना को याद नहीं करना है, सिर्फ आपको एक बार सीरीज में देख लेना है, ठीक है। जापान को 6.461, चाइना को 6.390, जर्मनी को 5.583, फ्रांस को 4.225 और यूनाइटेड किंगडम को 4.225, इटली को 3.159 और भारत जो है 2.749। कौन से नंबर पे है भाई हमारा कोटा, हमारे किस नंबर पे है भाई? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंतर्गत जो हमें कोटा प्रदान किया है वो हम 8वें नंबर पर आते हैं, ठीक है। और रशियन फेडरेशन, जो रशियन फेडरेशन है उसको 2.705 का कोटा मिलेगा। और 10वें नंबर पे ब्राजील 2.315 का कोटा इसको मिलेगा। अब आप विचार कीजिए कि ये 10 देश हैं, ठीक है। ये कितने देश हैं? 10 देश, ये 10 देश हैं। अब ये कितनी सोचने वाली बात है। हमने सदस्य कितने पढ़ लिए? सदस्य कितने पढ़ लिए? सदस्य पढ़ लिए हमने 190। इसके अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य हैं 190 और हमने टॉप 10 पढ़ लिए 10, ठीक है। और इनका टोटल मिला के अगर आप करेंगे 50 या 55%, ठीक है। 50 या 55% जो कोटा है वो इन्हीं को मिल जाता है, टॉप 10 को। मतलब जो और देश है उनको सिर्फ कितना सा कोटा मिलता होगा। मतलब ये भयंकर वाली बात है। मतलब सोचो तो ऐसा लगता है, दिमाग हिल जाता है, पर ये चल क्या रहा है? मतलब सब निरर्थक है क्या? मतलब जिनके पास आप व्यवहारिक रूप से भी देख लो, अभी सामाजिक रूप से, मतलब जिनके पास पद है, पैसा है, सब उनके लिए ही है। गरीब कोई व्यक्ति 10 रुपए भी मांग ले, 100 रुपए भी मांग ले तो कोई नहीं देता, और जो अमीर व्यक्ति आ जाए यार अरे ये तो वापस कर ही देगा, बेचारे उसकी क्षमता नहीं है तो उसको कोई दे। बस वही बात है, अभी जो व्यवहारिक चीज है वही सब, कहीं हर जगह वही वही चीज घुस रही है। 55 या 50%, 10 देश ही लेगा, 190 बचे हैं और अभी 190 में से 10 ही अकेले ये हुए हैं।
तो बहुत गंभीर स्थिति है। चलिए ये तो अपन देखने असलियत देखने वाली चीज है। तो देखिए क्या है भाई, 55% ये इसका कोटा हो गया। 190 सदस्यों में सिर्फ 10 सदस्यों का कोटा 55% ही है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। देखिए ये जो है, ठीक है, अभी और भी है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है अभी और भी है, पर ये अभी करंट अफेयर मुझे आज का 1 फरवरी का भी पढ़ा है, तो उसमें लेट हो जाएंगे। कल हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कल की और क्लास में होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ेंगे, भले स्लोली स्लोली पढ़ें पर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़े से एक एक दो पेज का और है, तो मैं आपको कल और पढ़ा दूंगी, इसको अच्छे से समझें, ठीक है, पूरे यूनाइटेड नेशन को और इसके संगठन को अच्छे से समझें। अब चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं करंट अफेयर के। अभी और बचा है ना, मैं आपको बता रही हूँ बार बार, IMF जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, अभी और बचा हुआ है पढ़ने के लिए, हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है, फिर अगले संगठन को देखेंगे। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1 फरवरी का पहला क्वेश्चन है करंट अफेयर का, विश्व कुष्ठ रोग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी। बताइए इसका आंसर क्या पूछा जा रहा है। विश्व कुष्ठ रोग जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जो है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ रोग आपने देखा हो कि जो हमारी ऊपर की जो त्वचा की, ठीक है, इसमें वृषण की भी, त्वचा की भी, बहुत सारी जो इधर इधर की सब पूरी त्वचा में म्यूकस झिल्ली प्रभावित होती है। कौन सी झिल्ली प्रभावित होती है? म्यूकस झिल्ली प्रभावित हो जाती है, और आपने देखा हो कि वाइट वाइट इतने बड़े बड़े ऐसे निशान टाइप के बन जाते, खुजली टाइप की भी होती है, उसको कुष्ठ रोग कहा जाता है, ठीक है। ये कौन से उससे होती है? बैक्टीरिया से। देख लीजिए, माइक्रो बैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है, इससे होने वाला ये एक रोग है। क्या नाम है उसका? कुष्ठ रोग, ठीक है। ये दिवस जो हम मनाते हैं वो 30 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। इससे जो है त्वचा या वृषण इसकी है म्यूकस झिल्ली को प्रभावित होती है, नुकसान होता है। इसके इस दिन को हम 30 जनवरी को इसलिए मनाते हैं कि कुष्ठ रोग जो है उसकी जानकारी मिल सके, उसका उपचार आपको पता चल सके, उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं वो पता चल सके, इसका इलाज क्या होता है वो पता चल सके। मतलब किसी भी बीमारी को होने से पहले जो हम पहले जो उपचार करते हैं, जो हो ना पाए या कुछ थोड़े बहुत लक्षण दिख जाए तो उसी में उसका उपचार कर लिया जाए, इसलिए इसकी शिक्षा दी जाती है। कब भाई? 30 जनवरी की। और किसका? विश्व कुष्ठ रोग जो दिवस है वो हम 30 जनवरी को मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, शहीद दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन जो है वो है भाई 26 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी। बताइए इसका आंसर। इसका जो आंसर है वो है 30 जनवरी। इसका क्या आंसर है? 30 जनवरी को हम जो है शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बोल रही हूँ, शहीद दिवस ये हम मनाते हैं 30 जनवरी को। गांधी जी का जो है हत्या हुई थी, गांधी जी की 30 जनवरी 1948। कब हुई थी? 1948 में उनकी हत्या हुई थी। उस दिन को कहीं ना कहीं शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, और हम उनको भी याद करते हैं। 23 मार्च को जो भगत सिंह है, राजगुरु हैं, सुखदेव जी हैं, उनकी भी मृत्यु हुई थी, मतलब उनकी भी जो फांसी मासी पे चढ़े थे, तो उसका भी हम याद करते हैं उस दिवस को। और उनके जो बलिदान था, उनका जो त्याग था, उस दिन इस दिन हम याद करते हैं। कौन सा दिवस मना के? शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को, ठीक है। गांधी जी, भगत सिंह जी और राजगुरु जी और सुखदेव जी की जो बलिदान है उसको याद करते हुए, और उनकी जो कहानी है उससे प्रेरणा लेती हुई कि हम भी अपने राष्ट्र के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमसे बड़े काम नहीं हो रहे हैं हमारे राष्ट्र के लिए, पर हमारे अपने कर्तव्य को ही हम जान के अपना छोटा सा काम भी अगर अच्छे से कर लेते हैं राष्ट्र के प्रति, तो कहीं ना कहीं वो देशभक्ति ही कहलाती। पर अपना कार्य जो है वो अच्छे से करें। तो चलिए ये 30 जनवरी की ये बात हो गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, 25%, 40%, 50%, 80%। इसका जो आंसर है वो है 50%। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, 2030 तक जो है सड़क दुर्घटना की बात चल रही है, उसको कम करने और मृत्यु को कम करने के लिए कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? सड़क दुर्घटना में 2030 तक मृत्यु दर को कितने प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है? इसकी जो आंसर मैंने आपको बता दिया है 50%, ठीक है। 50% तक इसका लक्ष्य रखा है कि इसकी जो मृत्यु दर है सड़क दुर्घटना में वो कम हो जाए, ठीक है। और जो हमारे
सड़क परिवहन राजमार्ग के जो मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी ने जो नितिन नितिन जो गडकरी जी हैं वो पर्सनल मेरे बड़े फेवरेट हैं, बड़े मस्त मौला आदमी हैं। आप उनका इंटरव्यू सुनेंगे तो मुझे तो बड़े पसंद है, मैं उनका इंटरव्यू अधिकतर देखती रहती हूँ, वो बहुत सारे इंटरव्यू उनने दिए हैं, बहुत बिंदास आदमी है। ठीक है, चलिए तो ये है उनका, उन्होंने ऐसा बोला है कि हम 30 तक ऐसा करेंगे कि मतलब इनकी जो मृत्यु दर है, सड़क पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, रोज इतने सारे लोग मर जाते हैं, 53 समथिंग ऐसा उन्होंने आंकड़ा बताया है कि हर घंटे में 53 जो आदमी है या मतलब ग्रसित जो व्यक्ति है वो दुर्घटना से ग्रसित हो रहा है, घायल हो रहा है, और 19 लोग हर घंटे मर रहे हैं। तो ये अच्छा खासा आंकड़ा है भाई, हर घंटे 19 लोग मर रहे हैं और 53 जो है वो घायल हो रहे हैं। तो कहने का मतलब इसको दुर्घटना को कम करना और मृत्यु दर को कम करना, और 2030 तक उन्होंने 50% तक का लक्ष्य रखा है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक सिंगापुर में अपनी पहली शाखा सक्रिय रूप से स्थापित कर रहा है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, पीएनबी, एचडीएफसी बैंक, अगला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? देखिए इसका जो आंसर है एच डी एफ सी बैंक। इसका क्या आंसर है? एच डी एफ सी बैंक जो है वो सिंगापुर में एक अपनी नई ब्रांच खोल रहा है। कहाँ पर? सिंगापुर में जो है वो अपनी नई ब्रांच खोल रहा है। कौन सा? एच डी एफ सी बैंक, हाउस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। क्या है इसका नाम? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो सिंगापुर में अपनी एक नई ब्रांच खोल रहा है, नवाचार कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी जो ब्रांच है उसको बढ़ाने की कोशिश कौन सा बैंक कर रहा है? एच डी एफ सी बैंक। आपको सबको इसका बहुत बार मैंने इसका फुल फॉर्म भी बता दिया है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चलिए देखिए हाल ही में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, सरयू, गंगा, यमुना, गोदावरी। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि भारत की पहली, ठीक है, भारत की ये पहली होगी, कौन सी नाव होगी? सौर ऊर्जा से संचालित, मतलब सौर ऊर्जा से चलने वाली ये नाव होगी, वो किस नदी पर चलेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो आंसर है वो है सरयू। क्या नाम है? सरयू। सरयू नदी जो है हमारी उत्तर प्रदेश में, अभी आप सभी को पता होगा कि हमारी जो रामलला जी का जो मंदिर स्थापित हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। हमने अभी 2-3 दिन में कितनी सारी योजनाएं देख ली हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी योजना है कि सरयू नदी पर जो है सौर ऊर्जा से संचालित नाव चलेगी। ठीक है, इसका एक मिशन है सौर शहर, मतलब एक मॉडल सौर जो शहर है उसके प्रति डेवलप करना है। ये जो मिशन है उसके प्रति हम ये डेवलपमेंट के जरिए एक परियोजना है, और अगली और भी परियोजनाएं आने वाली हैं इससे संबंधित, क्योंकि ये मिशन है कि हमें इस शहर को जो है सौर ऊर्जा से भरना है, मतलब सौर ऊर्जा से अधिकतर चीजें चलनी चाहिए। तो अभी जो इसके कदम के लिए पहला जो कदम उठाया गया है, कौन सा कदम है? कि जो नाव है वो सौर ऊर्जा से संचालित होगी, वो भी सरयू नदी पे चलेगी। कहाँ पर है भाई? ये उत्तर प्रदेश, भारत की पहली होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मछली की आबादी बढ़ाने के लिए बिंझम में कृत्रिम चट्टानों की परियोजना किसने शुरू की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, सर्बानंद सोनोवाल, पुरुषोत्तम रूपाला, पीयूष गोयल, नरेंद्र मोदी। इसका आंसर क्या? पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि मछली की आबादी बढ़ाने के लिए, किसकी? मछली की आबादी बढ़ाने के लिए बिंझम, बिंझम जो है वो केरल में है, और किस क्या है भाई? कृत्रिम चट्टानों का जो परियोजना लागू कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? अगर आपको पता है कि मत्स्य जो पालन जो मंत्रालय के मंत्री हैं, अगर आपको नाम पता है तो आप इसका आंसर आसानी से बता देंगे। इनका जो नाम है वो कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। क्या नाम है? पुरुषोत्तम रूपाला जो है मत्स्य पालन जो मंत्रालय है उसके मंत्री हैं। ठीक है, उन्होंने ये परियोजना शुरू करी है। कहाँ पर? केरल में। केरल में भी कहाँ पर? बिंझिंग जम। ठीक है, ये मछली की जो आबादी है उसको बढ़ाने का काम है। ठीक है, मछली की आबादी बढ़ाने के लिए ये परियोजनाएं लागू की जा रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ये मछलियां बढ़ेंगी तो इसका उत्पादन बढ़ेगा, और मछुआरे जो है उनका रोजगार बढ़ेगा, उनकी जो है जो रोज की आपूर्ति है वो पूरी होती रहेगी, आजीविका बढ़ती रहेगी। चलिए और देखिए सर्बानंद जो सोनोवाल है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें जो ऑप्शन है क्या है भाई? पहला, सर्बानंद सोनोवाल जो है वो किस मंत्रालय के मंत्री हैं? हमने बहुत बार पढ़ लिया है,
आप सभी को पता होना चाहिए, हमने कितनी बार सब पढ़ लिए, ये कमेंट में आप बताएंगे। सर्बानंद सोनोवाल जो है कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं, और जो पीयूष गोयल जी हैं वो कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है, ये दोनों बताएंगे आप, ठीक है। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया, नरेंद्र मोदी जी को तो सब जानते हैं, कमेंट में आप ये दोनों का मंत्रालय बताएंगे। चलिए, हाँ, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हेरिटेज कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका जो आंसर है वो है उड़ीसा। नवीन पटनायक, इनके जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के, क्या नाम है? नवीन पटनायक। क्या नाम है? सब लिख लीजिए, सभी को पता भी होगा, नहीं पता है तो लिख लीजिए। नवीन पटनायक, ठीक है। नवीन पटनायक जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 800 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है? हेरिटेज, हेरिटेज कॉरिडोर। क्या नाम है? हेरिटेज कॉरिडोर जो है वो उसका उद्घाटन किया है। कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसके चारों तरफ ये कॉरिडोर बनाया गया है, इसका नाम है हेरिटेज कॉरिडोर, कॉरिडोर। और इसकी एक मिशन चालू किया गया है, श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प। लिख लीजिए, ये एक मिशन है, इसके तहत ये मिट गया है, क्या है? श्री मंदिर, श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प, ठीक है, इस मिशन का नाम है, ठीक है, इस मिशन का एक नाम ऐसा दिया गया है, ठीक है, इसको आप इस विशेष याद रखें। और कौन सा कॉरिडोर बनाया गया है? हेरिटो, क्या है? हेरिटेज, ठीक है, हेरिटेज कॉरिडोर बनाया गया है। जगन्नाथ मंदिर जी जो है, ठीक है, जो उसके चारों तरफ ये कॉरिडोर बनाया गया है उसकी परिक्रमा देने के लिए। और इस मिशन का नाम हमने क्या रखा है? श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प, ठीक है। और कौन से मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के? उड़ीसा में होगा ये, तो उड़ीसा के कौन से मंत्री, सॉरी, मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नवीन पटनायक। और ये कितने करोड़ रुपए की है? 800 करोड़ रुपए की जो है ये परियोजना चालू की गई है। आठवें क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन, हाँ, हाल ही में एशिया में अब तक का सबसे बड़ा विमानक कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2024 जो है वो किस हवाई अड्डे पर शुरू हुआ है? क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि एशिया में अब तक, एशिया का अब तक का सबसे बड़ा, एशिया का अब तक का सबसे बड़ा विमानन कार्यक्रम कौन सा? नाम क्या है भाई? विंग्स इंडिया 2024 किस हवाई अड्डे पर हो रहा है? हवाई अड्डा आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में ही दो तीन को आंसर आपको, मतलब क्वेश्चन मिल गए, क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन है, तो जहां से मिले आपको क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है तो तुरंत आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, एशिया का अब तक का सबसे बड़ा, तो ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन बन गया कि का अब तक का सबसे बड़ा जो विमानक कार्यक्रम है वो कहाँ पर हो रहा है, ये भी हमको इसमें आंसर इसका मिल जाएगा। तो अगला क्या है भाई? उस कार्यक्रम का नाम क्या है? विंग्स इंडिया 2024, ठीक है, 2024 में हो रहा है तो उसका नाम क्या है? विंग्स इंडिया। और कौन से हवाई अड्डे पे हो रहा है? ये हो रहा है हैदराबाद के बेगमपेट, बेगमपेट जो है, देखिए कहाँ पर हो रहा है? हैदराबाद। और हैदराबाद के कौन से हवाई अड्डे पर? बेगमपेट हवाई अड्डे पर ऐसा होगा, आप लिख लीजिए, इसमें लिखा नहीं है, बेगमपेट हवाई अड्डा जो है वो हैदराबाद में है, वहां पर ये होगा, ठीक है। और जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की, फिक्की अगर आप नहीं जानते हैं तो लिख लीजिए, देखिए फिक्की जो है एक एक मिनट लिख लीजिए आप एक साथ पहले, किस किस के साथ में ये कौन का सहयोग रहा है? आप सभी को पता, नागरिक उड्डयन जो मंत्रालय है वो विमान विमान से संबंधित मंत्रालय है, ठीक है, विमानक से संबंधित मंत्रालय है। कौन कौन सा? लिख लीजिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उड्डयन मंत्रालय और फिक्की। फिक्की क्या है भाई? फिक्की जो है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसको हम, इसका हम क्या बोलेंगे भाई? फिक्की को क्या बोलेंगे? फिक्की को हम बोलेंगे भारतीय, भारतीय वाणिज्य, वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, उद्योग महासंघ, ठीक है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। और उद्योगपति जो हैं जीडी बिरला, इसकी स्थापना किसने की थी भाई? उद्योगपति किसने? जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास। जीडी बिरला, जीडी बिरला
और किसने, पुरुषोत्तम दास ने, ठीक है, पुरुषो आप लिख लेना, ठीक है, उत्तम दास। और ये किसकी सलाह से, ये गांधी जी की सलाह से स्थापित हुई थी। फिक्की जो है गांधी जी की सलाह लेकर किसने, जीडी बिरला जो उद्योगपति हैं और पुरुषोत्तम दास जी ने गांधी जी की सलाह से फिक्की की स्थापना की। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, ठीक है। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सहयोग से ये 2 वर्षीय कौन ये सम्मेलन जो कार्यक्रम है वो कौन कितने वर्ष का है, 2 वर्षीय ये सम्मेलन है या कार्यक्रम है, ठीक है, 2 वर्षीय, 2 वर्षीय कार्यक्रम है, ठीक है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, कहीं जो विमानक जो हितकारी हैं, ठीक है, जो उद्योग इससे संबंधित जो निर्माण करते हैं, विमान का निर्माण करते हैं या किसी भी इस क्षेत्र से संबंधित हैं, उन सबको एक साथ में बिठा के एक मंच प्रदान किया जाता है कि कोई भी नवाचार करना हो या मतलब बातचीत होती है। तो ये 2 वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया, उसका नाम क्या है, विंग्स इंडिया 2024 के हवाई अड्डे में हो रहा है। स्पेशल याद रखें हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने मेला सेस पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है। इसके ऑप्शंस आपके सामने 30%, 40, 50%, 70%, 90%। क्या पूछा जा रहा है, सरकार ने मेला सेस पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाया है। निर्यात शुल्क की बात चल रही है और मेला सेस होता क्या, इसका जो आंसर है पहले आंसर देख ली, इसका जो आंसर है वो है 50%। इसका क्या आंसर है 50%। मेला सेस होता क्या है, मेला सेस ये होता है कि गन्ना, गन्ने से क्या बनाया जाता है, गुड़ बनाया जाता है। तो गन्ना और जो गुड़ होता है उसकी जो बीच की अवस्था होती है उसको मेला सेस बोलते हैं, ठीक है। ये मेला सेस जो होता है खाने में होता तो मीठा ही है, पर ये क्या होता है, जमता नहीं है, गुड़ जम जाता है, ठीक है। जब गन्ने से हम मतलब उसका चीनी का उत्पादन करते हैं यानी गुड़ बनाते हैं, तो उसकी बीच की एक अवस्था आती है, उस अवस्था को हम बोलते हैं मेला सेस। क्या बोलते हैं, मेला सेस। मेला सेस जो है वो जमता नहीं है कभी भी, ठीक है। और इससे जो है एल्कोहलिक जो पदार्थ हैं वो बनाए जाते हैं, मतलब शराब बनाई जाती है किससे, मेला सेस से। तो क्या है भाई, जो है इसमें जो है अब जो निर्यात करेगा भारत, जब निर्यात करेगा इसको बेचेगा मेला सेस, तो इस पर जो निर्यात शुल्क है उसको बढ़ाकर कितना 50% इसका शुल्क कर दिया है, ठीक है, मेला सेस का, ठीक है। और जो भारत है, भारत इसका जो निर्यात करती है हर साल वो करती है 2 लाख से 3 लाख टन लगभग इतना इसका निर्यात करती है हर साल। भारत कितना निर्यात करती है, 2 लाख से 3 लाख टन तक इसका निर्यात हो जाता है भारत की तरफ से। किस चीज का, मेला सेस। गन्ना और गुड़ के बीच का एक अवस्था होती है उसको हम मेला सेस बोलते हैं। ये गुड़ की तरह जमता नहीं होता, मीठा ही है, ठीक है। एल्कोहलिक जो पदार्थ हैं, शराब जो है वो इससे बनाई जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बड़नगर में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, गुजरात, तेलंगाना, पंजाब, महाराष्ट्र। देखिए क्या पूछा जा रहा है, हाल ही में किस राज्य में बड़नगर, बड़नगर कहाँ है, गुजरात में, तो इसका आंसर हम यहीं से लगा लेते हैं। बड़नगर कहाँ है, गुजरात में, तो गुजरात की ये परियोजना है या अवशेष मिले हैं जो भी है। तो 800 ईसा पूर्व क्या है भाई, 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं कहाँ पर, बड़नगर, सॉरी बड़नगर कहाँ है भाई, गुजरात में जो है 800 ईसा पूर्व की जो है मानव अवशेष इसमें मिले हैं। बड़नगर जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं उनका गांव है, ठीक है। क्या नाम है उनका भाई, सभी को पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी, उनका गांव है बड़नगर, वहां पर 800 ईसा पूर्व के मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं। बड़नगर है गुजरात में। चलिए ये पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं, इसमें मैं सोच रही थी आपको बताऊं पर कोई मुझे सेंस का नहीं लगा, इसको फालतू याद करने का है, बस इतना याद लिख लीजिए। गांव में करीब 2800 साल पुरानी, ये कितने साल पुरानी भाई, 2800 साल पुरानी बस्ती के अवशेष मिले हैं। कितने साल पुरानी भाई, 2800 साल पुरानी अवशेष मिले हैं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है आपको जो अंतरराष्ट्रीय, अभी हमने क्या अभी वो वाला पूरा कंप्लीट नहीं किया, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है अभी हमने पूरा कंप्लीट नहीं किया, कल की क्लास में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर आगे हम कौन सा संगठन पढ़ेंगे वो मैं आपको वो कल की क्लास में बता दूंगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ। हाँ और एक और जो है किसी ने बहुत अच्छा कमेंट किया था कि आप दीदी ऐसा ये रोज पढ़ाते रहो, तो ठीक है, आप लोग बोलते हैं ऐसा कमेंट करते हैं तो फिर लगता है कि हाँ भाई मतलब व्यक्ति कोई पढ़ रहा है तो उनके लिए मेहनत करी जाए, तो बस ऐसा
ऐसा ही है कि आप जिसने भी कमेंट किया था, मैं उनका नाम भूल गई, जो जिसने भी था, और नंदिनी जो है वो कंटिन्यू आंसर देती हैं, ठीक है। जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा है उसमें रोज उनका सबसे पहले, मुझे लगता है उनका सबसे पहले वो शायद वो रीडिंग भी करती हैं और सबसे पहले आंसर भी वो देती हैं। और कल जो कमेंट किया, जिसने, मुझे नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, शायद कोई अहरवार थी, संजना अहरवार या साधना अहरवार, कोई ऐसी थी, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिल्कुल आपके लिए मेहनत करने तैयार हूँ, बस आप मेहनत करते रहें ऐसे ही कंटिन्यू। चलिए, इसी के साथ मैं विदाई लेती हूँ, कल मिलती हूँ। राधे राधे।